नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज 107 विधानसभा सदर मैनपुरी से विधानसभा प्रत्याशी श्री गौरव नंद सविता जी से की खास मुलाकात। गौरव जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार समाज के सभी वर्गों को जीवन संपत्ति और विश्वास की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून का शासन स्थापित किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। – 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300+ सीटों से बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं मैनपुरी सदर विधानसभा से। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, वो किसी परिचय के परिचयदाता नहीं है, हमारे बीच उपस्थित हैं गौरव नंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए बॉस। गौरव सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो अपनी विधानसभा की जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता की मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी हैं? 2022 जो इलेक्शन चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं सर जो जनता आपके फेस कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हम जनता से मिल रहे हैं। उनको पहली बार एक प्रत्याशी से ऐसी उम्मीद जागी है जो उनके ना सिर्फ उनके मुद्दों को हल कर रही है, बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों, उनके बच्चे का भविष्य भी बता रही है। तो पूरी जनता का समर्थन हमारे साथ है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, अभी तक सत्ता पक्ष हुआ या दूसरी परंपरागत राजनीतिक सरकारी हुई, उन्होंने लॉलीपॉप और रोटी में राशन में उलझा रखा था। अब जनता समझ गई है कि जो उन बाबा साहब ने सपने दिखाए थे संवैधानिक हक के लिए, चाहे वो उनका शिक्षा हो, रोजगार हो, और आज वो टाइम आ गया, जनता को समझ में आ गया है कि अगर वोट उनका है तो राज भी उनका होना चाहिए। तो जनता अब चाहती है कि उनके बच्चे अधिकारी बने, उनके बच्चे व्यवसाय डालें और वो अब दूसरों को रोजगार दें, और वोट अगर उनका है तो राज भी उनका होना चाहिए। तो इन मुद्दों के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आगे की उन्नति, भविष्य की राजनीति, नई शुरुआत हो रही है। सर, सत्ता पक्ष का दावा है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी सापेक्ष में आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष ने काफ़ी लुभावनी स्कीम भी चलाई, जैसे PM सम्मान निधि हो या फ्री ऑफ कॉस्ट राशन प्रणाली हो। इसी के साथ आपने देखा होगा फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा भी माफ किया गया। तो सर, आपको क्या लगता है, जब विधानसभा की जनता के बीच जब जनसंपर्क करने जाते हैं, किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं? आपका क्या आकलन है? देखिए, किसानों की आय दोगुनी बात बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी वो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डलवाए मोदी जी ने। तो उन बातों का और दोगुनी बातों का सब किसानों ने देख लिया। और तो और ये सरकार हत्यारी है। 750 किसानों को उन्होंने मरवाया। बेचारे किसान सर्दी के मौसम में इतना बड़ा आंदोलन चला आज़ाद देश के इतिहास में, 750 किसानों ने कुर्बानी दी, 1 साल चलता रहा। जब सरकार को लगा कि ये किसान आंदोलन पूरे ही देश में फैल चुका है, इनकी यूपी से किसान उनको उखाड़ फेंकेंगे, तब जाके मोदी जी ने हार मानी और किसानों का आगे काले कानून वापस लिए। तो सरकार कभी किसान के हित में नहीं है। कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ अदानी के लिए काम कर रही है और उन्हीं को कर रही है, बाकी और किसी की उन्हीं का दोगुनी क्या चौगुनी भी हो गई है। गौरव सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आप युवा भी हैं, शिक्षित भी। इसी के साथ आपने देखा होगा अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यही बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान आपने देखा होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 10th, 12th, ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी जितने भी स्टूडेंट थे, सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था। सर, आपको क्या लगता है, जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए थे, इनके आगामी भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी, ये क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं? आपका सर क्या आकलन है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा भी है जी, और इसमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, दुनिया में राजनीति में क्या होने लगा है कि लोग कोरोना की आड़ में या राजनीति की आड़ में जी, लोगों ने राजनीति तो खोल दी जी, और नेता नगरी खोल दी, लेकिन एक चीज़ जो असली मंदिर है इस देश का, शिक्षा का मंदिर, वो बंद कर दिया। जी, कोरोना अगर वास्तव में था तो हर चीज़ बंद होनी चाहिए थी। मोदी जी बिना मास्क लगाए या सपा वाले खूब घूम रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन शिक्षा का मंदिर बंद करना उस समय बिल्कुल ठीक नहीं था जब आप और दूसरे इंस्टीट्यूशन चला रहे थे। तो शिक्षा का मंदिर लगातार बंद करना कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि ये राजनीति लोगों को जिंदा तो रखी है राशन पानी के नाम पे, लेकिन उनको ना आगे शिक्षा देना चाहती, क्योंकि जिस दिन युवा शिक्षा ले लेगा वो रोजगार भी मांगेगा। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर मस्जिद में उलझा के इस तरीके कोरोना की आड़ में उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उनको पिछड़ा बना रहे हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और मलाई और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। सर, आप यही बात कर लेते हैं बेरोजगारी की। आपने देखा होगा अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी जनादेश के साथ सर सत्ता में आती है तो आप विधानसभा के युवाओं को रोजगार किन किन माध्यमों से दिलवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी जो आप मौजूदा राजनीति में देख रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े PSU थे, सरकारी उद्यम थे, इन्होंने, सरकार ने उनको बेचकर अदानी के हाथ में देने का काम कर दिया।
इससे हमारे युवाओं, जो हमारे मेरिट होल्डर थे, गरीब आदमी जब अपनी मेहनत से मेरिट से एग्ज़ाम निकालता है, वो सरकारी नौकरी का सपना देखता है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, जिससे हमारे दलित, पिछड़े भाई, गरीब भाई उसको तहत आगे मेहनत करके उसको नौकरियों को पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अदानी के हाथ में सारे इंस्टीट्यूशन बेचने का काम किया, अदानी अंबानी के हाथ में, इन्होंने सरकारी नौकरियां तो ख़त्म कर ही दी, और जो रिकॉर्ड बन गया है बेरोजगारी का, वो भाजपा के राज में बन चुका है। तो हमारी जब सरकार आएगी, सबसे पहले जो ये संविधान ख़त्म करने की नीति हो रही है, हमारे गरीब भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई और हमारे सभी भाइयों को जो सरकारी नौकरियों को जो लाभ मिलता था, उसको ये ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसको संविदा के तौर पर नौकरियां निकाल रहे हों या आउटसोर्सिंग करके निकाल रहे हों, हम परमानेंट नौकरियां देंगे। संविधान में जो प्रावधान है आरक्षण का, उसको प्रॉपर तरीके से लागू करेंगे। और तो और हमारे जो गरीब भाई भी हैं, अब उनके लिए भी स्टार्टअप की योजना डाल के उनको भी हम नए नए उद्यम स्थापित करेंगे। तो रोज़गार तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे शिक्षा के साथ, तो चाहे वो सरकारी वर्ग हो, चाहे वो प्राइवेट वर्ग हो, सभी जगह रोज़गार दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया युवाओं के लिए अलग से योजना बनाने का। तो एक युवा आयोग का कुछ गठन रहेगा, लेकिन वो एक डिसीजन जो रहेगा वो सभी शीर्ष नेतृत्व का रहेगा, तो वो धीरे धीरे हम उसको लेके जाएंगे। लेकिन हमारा एक सिद्धांत बहुत बड़ा है कि सबसे बड़ी जो आबादी का वर्ग है, युवा वर्ग, उसको आगे बढ़ाना है, उनको शिक्षा और रोजगार सब कुछ देना है। जी सर, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन ने न्यू कोविड गाइडलाइन के तहत आपने देखा होगा फिजिकल रैलियों पे पाबंदी लगाते हुए वर्चुअली रैली पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको सर क्या लग रहा है, अपनी विधानसभा की जनता की जो जनसंपर्क कर रहे हैं, फिजिकल और वर्चुअली में आप अपने आप को किस में बेस्ट पा रहे हैं? देखिए, हम फिजिकल में भी बेस्ट पा रहे हैं, वर्चुअल में भी बेस्ट पा रहे हैं। हमारा भी जो नौजवान युवा है वो भली भांति आजकल मोबाइल यूज़ करना जानता है, सोशल मीडिया से भली भांति जुड़ा हुआ है, तो दोनों जगह चल रहा है। बस अंतर इतना है कि और लोग नामांकन करने भी जाते हैं तो रोड शो लेके जाते हैं। हम अगर थोड़ी सी भीड़ लेके भी लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने जाते हैं तो हमारे खिलाफ FIR हो जाती है। तो इस तरीके से जो बीजेपी और सपा वाले हार से बौखला गए हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट करना शुरू कर दिया है। खास तौर पे जो हम जीत के आ रहे हैं, उससे उनकी जो राजनीति की मलाई रोटी है वो ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने हमें व्यक्तिगत टारगेट करना शुरू कर दिया है। गौरव सर, आपसे बहुत अहम सवाल है। हम सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में 15-20 दिन से पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए आपने देखा होगा कि जो चुनावी रण चल रहा है उससे कुछ महारथी इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं। आपको सर क्या लगता है, जो महारथी रण छोड़ के भाग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है महारथी ही गए हैं, उनसे जुड़े हुए वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ? आपका सर क्या आकलन है? जनता धीरे धीरे जागरूक होने लगी है। जो महारथी इधर उधर जा रहे हैं, केवल वही जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति को बिजनेस बना लिया था। तो यहाँ पर राजनीति की नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर हम पहले से सामाजिक संगठनों जुड़े हुए थे, हमने कभी किसी पैसे लेकर या कोई पद लेकर कभी किसी पार्टी से अलाइन नहीं हुए। हमने बहुजन जो मूवमेंट है, बाबा साहब का सपना, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी। इससे पहले भी हम भगत सिंह जनसेवा क्रांति चलाते थे, तो हम निष्पक्ष होकर जनसेवा में पहले भी थे। तो उसी को देखते हुए हमारा जो मकसद रहेगा लोगों का भला करना, और जो लोग ये जा रहे हैं इनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ना बड़ा वोट बैंक को। जनता को पता है कि कौन उनका भला का कैंडिडेट है, वो उसी को वोट करेंगे, लोग बसपा को वोट करेंगे इसी को देखते हुए। और जहाँ तक आपने जो बात बोली, आपने पिछला गठबंधन भी देखा, तो गठबंधन से लोगों के माइंड में क्लियर है कि उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों को क्लियर हो गया है कि ये रोटी सेकने वाले राजनेता हैं। तो अब युवाओं का टाइम आ गया है, शिक्षित हों और जिनकी नीयत हो जनसेवा करने की, तो बहन जी ने मौका दिया है, उनके सपनों को साकार करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। सर 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिणाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसका इंतजार बेसब्री से कर रही है, सर आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का आकलन क्या है और आप अपने आप को किस जगह पा रही हैं 10 मार्च 2022 को? बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं, आप सबका स्वागत रहेगा 10 मार्च को। आपके साथ हम भी चलेंगे लखनऊ, हम भी पहुंच रहे हैं लखनऊ। तो बस इसी के साथ हमें जो सेवा करने का मौका है, और जनता त्राही त्राही से ऊब चुकी है। जनता को एकमात्र विकल्प जो पहले उनको आगे लेके आया था वो वही है, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी आ रही है सत्ता में, और हम 300 से ऊपर सीट ला रहे हैं और सत्ता में आ रहे हैं। गौरव सर 20 फरवरी को जो अपने यहाँ सर वोटिंग है, सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ा मैसेज हम देना चाहेंगे, और ज़रूरी भी है। जनता को अब भटकावे वाली राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने भविष्य की राजनीति, अपने परिवार के लिए भविष्य की राजनीति, अपने पीढ़ियों के भविष्य की राजनीति के बारे में सोचना होगा। उनको अब जोर शोर से जो मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ना है, और जो शिक्षा की बात करे, संविधान की बात करे, रोजगार की बात करे, उनके भविष्य की बात करे और उनके भले की बात करे। और चाहे वो हमें एक्सप्रेस हाईवे जितने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है गांव की सड़कें कैसी हैं, गांव की महिलाओं का मान सम्मान हो। ये बलात्कारियाँ पार्टी हैं, ये गुंडागर्दी वाली पार्टियाँ हैं,
ये एक दो उद्योगपतियों की पार्टियां हैं। हमें राजाओं का राज नहीं चाहिए, हमें प्रजा का राज चाहिए। और जनता को हम यही मैसेज देंगे, प्रजा का राज स्थापित करनी है, आपके लिए प्रत्याशी सामने हैं और आप बहुजन समाज पार्टी में वोट करिए और संवैधानिक सरकार बनाइए जो जनता के लिए सेवा करे। और बहन जी ने योजना कल न्यूज़ है कि बहन जी ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए बोल दिया है। तो बहन जी हर वर्ग के हित में सोचती हैं, इसीलिए हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी सर्जन हिताय है, सर्जन हिताय की नहीं, सर्जन सुखाय सर्जन हिताय की नीति है। उसके तहत सभी युवा हम कहेंगे सभी लोगों से वोट करें, बहुजन समाज के चुनाव चिन्ह हाथी में, ये हमारी अपील है। आप देख रहे थे जनता जनार्दन, हमारे साथ उपस्थित थे गौरव नंद जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम में बहुजन समाज पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ करेगी वापसी।